27 अक्टूबर 1947 दिल्ली आर्मी हेडक्वार्टर्स में अचानक एक कोडेड सिग्नल गिरता है। बारामूला गिर चुका है। श्रीनगर गिरने में शायद 24 घंटे भी नहीं। मैप पर लाल तीर श्रीनगर एयरफील्ड की तरफ खतरनाक तरीके से सरक रहे थे, जैसे पूरा समय आखिरी सांस ले रहा हो। एक वरिष्ठ अधिकारी ने धीमी कसी हुई आवाज में कहा, अगर हम अब भी देर हुए, कश्मीर का नाम नक्शे से मिट जाएगा। अगली सुबह ठंडी हवा रनवे पर सीधे जवानों के चेहरों में चुभ रही थी, जब इतिहास का सबसे जरूरी एयरलिफ्ट शुरू हुआ। डकोटा प्लेन का रैंप खुलते ही अंदर से गर्म धुआं उठा और बाहर की बर्फीली हवा विमान के भीतर घुस गई। पायलट्स को सिर्फ एक चेतावनी दी गई थी, इस उड़ान का 1 मिनट देर मतलब कश्मीर का अंत। जवान बक्से उठाते हुए भाग रहे थे। मशीन गन बेल्ट्स, एमो, रेडियो सेट्स, सब कुछ पत्थर की तरह विमान में भर रहा था। उसी वक्त बदगाम के पास धुंध से एक काली दीवार जैसे उठने लगी। ये अफरीदी और महसूद कबीलों का विशाल लश्कर था। हाथों में स्टेन गन्स की कटकट और ली एनफील्ड राइफल्स का भारी धमाका। मशालें, पहाड़ी गूंज और गोलियों की चमक मिलकर एक भयानक आग का तूफान बनाती जा रही थी। स्थानीय लोग भागते हुए चिल्ला रहे थे, ये रुकने वाले नहीं, ये सब कुछ जला देंगे। और उनके सामने बस 100 भारतीय सैनिक और उनका एक अधिकारी था। उस अधिकारी ने एक निर्णय लिया, जिसने ऑपरेशन गुलमर्ग को नाकाम किया और कश्मीर के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। यही वो क्षण था जब एक लेजेंड जन्म ले रहा था, मेजर सोमनाथ शर्मा। 31 जनवरी 1923 हिमाचल प्रदेश के डढ़ गांव में शर्मा परिवार के घर एक और बच्चे का जन्म होता है। 3 भाई बहनों में से ये तीसरे नंबर पर थे। नाम दिया गया सोमनाथ शर्मा। पिताजी मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा, भारतीय सेना के एक अत्यंत अनुशासित अधिकारी। घर का माहौल, यूनिफॉर्म, ड्यूटी और पूरा फौजी सिस्टम। सोमनाथ की स्कूली पढ़ाई शेरवुड कॉलेज नैनीताल में हुई। यहीं उनका अनुशासन और शारीरिक क्षमता स्वाभाविक रूप से और निखरने लगी। स्कूल के बाद उनका रास्ता बिल्कुल साफ था। फौजी यूनिफॉर्म ही उनकी जिंदगी का अगला कदम बन चुका था। इसीलिए उनका दाखिला हुआ प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल मिलिट्री कॉलेज देहरादून में। ट्रेनिंग कड़ी थी, लेकिन सोमनाथ दबाव में भी कभी नहीं टूटे। खेलकूद में भी सोमनाथ बेहद उत्कृष्ट थे। क्रॉस कंट्री में बेहतरीन टाइमिंग्स, बॉक्सिंग में तेज रिफ्लेक्स और हॉकी में मजबूत टीम गाइडेंस। उनके पीटी इंस्ट्रक्टर का एक रिमार्क आज भी रिकॉर्ड में मिलता है, शर्मा कभी धीमा नहीं पड़ता, वो गति तय करता है। आगे चलकर सोमनाथ ने ज्वाइन किया इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जहां उनका लीडरशिप इंस्टिंक्ट और फील्ड डिसिप्लिन पूरी तरह अंतिम रूप में आया। और यही गुण, स्थिरता, एंड्योरेंस और शांत निर्णय आगे चलकर युद्ध भूमि में उनके सबसे बड़े हथियार बनने वाले थे। आईएमए से पास आउट होने के बाद 22 फरवरी 1942 को सोमनाथ शर्मा का कमीशन हुआ 8वीं बटालियन 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उनकी यूनिट को भेजा गया अराकान सेक्टर में, जहां जंगल वॉरफेयर और कठिन फील्ड ऑपरेशनों ने उनकी एंड्योरेंस और टैक्टिकल जजमेंट को मैच्योर्ड किया। युद्ध के बाद ब्रिटिश इंडियन आर्मी की संरचना दोबारा व्यवस्थित हुई। 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट की बटालियनों को नई रेजिमेंटल व्यवस्था में शिफ्ट किया गया और सोमनाथ की बटालियन पुनर्गठित हुई 4th बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट, 4 कुमाऊं के रूप में। फिर आया 1947। भारत आजाद हो चुका था, लेकिन उपमहाद्वीप में स्थिरता अभी दूर थी और जल्द ही 4 कुमाऊं को एक ऐसे मिशन के लिए बुलाया जाने वाला था जो इतिहास बदल देगा। 1947 भारत आजाद हो चुका था, लेकिन राजा महाराजा के राज्यों के लिए फैसला अभी बाकी था। भारत में शामिल हो पाकिस्तान या स्वतंत्र रहे। जम्मू और कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह इसी उलझन के बीच फंस चुके थे। रियासत मुस्लिम बहुल थी पर शासक हिंदू। व्यापार मार्गों का 90% हिस्सा पाकिस्तान से जुड़ता था, लेकिन महाराजा अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहते थे। उनकी यही देरी सबसे बड़ा खतरा बन गई। 22 अक्टूबर 1947 का हमला कोई अचानक कबायली रेड नहीं था। इसके पीछे पाकिस्तान ने एक बेहद ऑर्गेनाइज्ड कोवर्ट मिशन ब्लूप्रिंट तैयार किया था। एक ऐसा प्लान जिसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं, सिर्फ इनडायरेक्ट क्लूज और सैनिकों की बैटलफील्ड रिपोर्टों में ही उसके संकेत मिलते हैं। इस प्लान का नाम था ऑपरेशन गुलमर्ग। फ्रंटियर प्रोविंस की बंद कमरों वाली ब्रीफिंग्स में दुश्मन ने खामोशी से पूरी घुसपैठ की रीढ़ तैयार कर ली थी। सिविल कपड़ों में घूमते पाकिस्तानी अफसर हर घाटी, हर मोड़ को सर्जिकल प्रिसीजन से चिन्हित कर चुके थे। चुने हुए अफरीदी महसूद कमांडोज को कबायली नाम दिया गया, पर हथियार उनके ब्रिटिश ग्रेड थे, स्टेन गन्स, ली एनफील्ड राइफल्स और मोटर्स। पूरा लश्कर मुजफ्फराबाद से बारामूला और फिर सीधा श्रीनगर एयरफील्ड तक एक मिलिट्री टाइम टेबल की तरह बढ़ने वाला था। प्लान साफ था, शहरों में दहशत, प्रशासन का पतन, एयरफील्ड पर कब्जा और भारत को उतरने से पहले ही कश्मीर को 72 घंटों में गिरा देना। ये यूनिफॉर्मलेस
फ्लैगलेस फौज थी, एक ऐसा आक्रमण जिसे कोई ऑफिशियली साबित भी नहीं कर सकता था। और इसी डिनायबल वॉर ने 1947 की इस लड़ाई को इतिहास का सबसे जटिल और खतरनाक कोवर्ट ओवर्ट ऑपरेशन बना दिया। 22 अक्टूबर 1947 दुश्मन ने सीमा पार की। पहला शहर मुजफ्फराबाद कुछ ही घंटों में गिर गया। बिजली की लाइनें काट दी गईं, सड़कें बंद, टेलीग्राफ खामोश। कश्मीर के भीतर दहशत फैल गई। बारामूला नरसंहार। दुश्मन बारामूला पहुंचा और वहां लूटपाट, घर जलाना और हिंसा शुरू हो गई। 2 दिनों में शहर तबाही का प्रतीक बन गया। रिपोर्टें श्रीनगर तक पहुंच गईं। दुश्मन सीधे राजधानी की ओर बढ़ रहा है। महाराजा को पहली बार एहसास हुआ रियासत उनके कंट्रोल से बाहर जा रही है। 22 से 25 अक्टूबर के बीच दुश्मन श्रीनगर से सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर था। श्रीनगर एयरफील्ड कश्मीर की सबसे इंपॉर्टेंट लाइफलाइन गिरने से बस कुछ घंटों की दूरी पर थी। अगर ये एयरफील्ड कब्जे में चला जाता, भारत एक भी सैनिक वहां उतार नहीं सकता था। यह कश्मीर का पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था। घबराहट के बीच महाराजा ने दिल्ली को एक अत्यंत आवश्यक संदेश भेजा। कश्मीर को बचाइए। भारत की ओर से एक शर्त रखी गई थी, पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करें। 26 अक्टूबर 1947 इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर होते हैं। जम्मू और कश्मीर ऑफिशियली भारत का हिस्सा बन जाता है और दिल्ली हेडक्वार्टर्स तुरंत आदेश जारी करता है, श्रीनगर को हर हाल में संभाले रखना है। इसके बाद शुरू होता है इतिहास का सबसे खतरनाक एयरलिफ्ट, जिसमें कुछ ही घंटों में सैनिकों, हथियारों और रसद को श्रीनगर भेजना था। यही एयरलिफ्ट सोमनाथ शर्मा को बडगाम की जमीन तक ले जाने वाला था। रात के करीब 12 बज रहे थे। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में इमरजेंसी मीटिंग चल रही थी। टेबल पर क्रम में बैठे थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सरदार बलदेव सिंह, लॉर्ड माउंटबेटन। उनके सामने इंडियन आर्मी के कमांडर इन चीफ रॉब लॉकहार्ट और लेफ्टिनेंट कर्नल सैम मानेकशॉ मैप फैलाकर स्थिति समझा रहे थे। टेलीग्राम पैड रखे थे जिनमें हर घंटे बारामूला और मुजफ्फराबाद की बिगड़ती रिपोर्टें आ रही थीं। टेलीग्राम ऑपरेटर ने चुपचाप एक पर्ची आगे सरका दी। दुश्मन बारामूला से आगे निकल गया। कमरे में सन्नाटा जम गया। विकल्प फर्स्ट लाइट, इमीडिएट एयरलिफ्ट। 1 सेकंड की देरी मतलब 1 सेक्टर का नुकसान। श्रीनगर एयरफील्ड सिक्योर होते ही आदेश निकला, 4 कुमाओ मूव इमीडिएटली। एक मिलिट्री ट्रक डस्ट उड़ाता हुआ रुका और उससे उतरा धूल से भरा चेहरा, आंखों में रेजर शार्प फोकस। एक हाथ प्लास्टर में बंधा हुआ ऑफिसर सोमनाथ शर्मा, लेकिन चाल सोल्जर की, सीधी, सख्त, बिना 1 सेकंड रुके। कंपनी कमांडर ने उनके हाथ की तरफ देखा, जैसे पूछना चाहता हो, सर क्या आप। सोमनाथ ने बात काट दी, मेरी कंपनी आगे जाएगी तो मैं पीछे कैसे रहूंगा। बस इतनी लाइन और पूरा माहौल बदल गया। सोल्जर्स ने इक्विपमेंट कसकर बांधा, न कोई आवाज न कोई डाउट। हर आदमी जान गया ये लड़ाई अब आदेश से नहीं, नेतृत्व से जीती जाएगी। सोमनाथ ने वेस्ट रिज की ओर देखा, जिधर से 500 प्लस हमलावर श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे थे, और बस इतना कहा, बदगाम वी होल्ड द लाइन। ट्रक फिर आगे बढ़ गया। 4 कुमाऊं अब सिर्फ एक यूनिट नहीं, एक मूविंग वॉल बन चुकी थी, और उसे लीड कर रहा था वो आदमी जो घायल होकर भी सबसे आगे खड़ा था। 4 कुमाऊं की ट्रक्स श्रीनगर से निकलकर बडगाम की तरफ बढ़ी, वो जगह जो राजधानी और दुश्मन के बीच आखिरी ढाल थी। हवा में धुआं, खेतों में अजीब सी खामोशी, और वेस्ट रिज से एक दबा हुआ खतरा महसूस हो रहा था। सोमनाथ शर्मा एक हाथ प्लास्टर में होने के बावजूद सबसे आगे थे, आंखें टेरेन स्कैन करती हुई। उन्होंने आदेश दिया, पोजीशंस लो, एनिमी इसी तरफ से आएगा। 4 कुमाऊं फैल गए। रिज, ऑर्चर्ड, फील्ड्स में एक तेज, साफ सोल्जर स्टाइल डिप्लॉयमेंट। बैदगम तैयार था। दुश्मन अभी दिखा नहीं, पर सोमनाथ की इंट्यूशन साफ बोल रही थी, दे आर क्लोज। बदगाम की मिट्टी अभी ठंडी थी, लेकिन हवा में दबाव था, जैसे वैली खुद बोल रही हो, तैयार रहो, कुछ आने वाला है। सोमनाथ फ्रंट लाइन पर खड़े थे, एक हाथ प्लास्टर में, दूसरा बाइनोक्यूलर पर, आंखें वेस्ट रिज को चीरती हुई। फिर पहला संकेत आया। ऑर्चर्ड के पीछे एक तेज काला साया उभरा, फिर एक और, फिर दर्जनों। फुटस्टेप्स की हल्की कंपन मिट्टी के अंदर तक महसूस हुई, धीमी, स्टेडी, जैसे कोई विशाल जुलूस बिना आवाज के आगे बढ़ रहा हो। सर परछाइयां नहीं, झुंड है, बहुत बड़ा झुंड। अगले ही सेकंड रिज के ऊपर काली लकीरें उभरने लगी, धीरे, फिर अचानक सैकड़ों में। सोमनाथ की आवाज धीमी लेकिन तलवार जैसी तेज, हथियार स्थिर रखो। और फिर घाटी फट गई। चारों दिशाओं से युद्ध घोष की गूंज, ऊंची, जंगली, खून जमा देने वाली। 4 कुमाऊन ने देखा और सच्चाई पत्थर की तरह गिर पड़ी। हम पूरी तरह घिर चुके हैं। सोमनाथ ने सांस तक नहीं बदली, उनकी आंखें नहीं हिलती। उन्होंने राइफल की पट्टी ठीक की, प्लास्टर में बंधा हुआ हाथ थोड़ा उठा और आदेश दिया, पोजीशंस, कोई नहीं हिलेगा। दुश्मन सामने, सैकड़ों की लहर, ठीक 100 भारतीय सैनिकों को चारों तरफ से कुचलने के लिए। बदगाम अब कोई पोस्ट नहीं, एक बंद कमरा था जिसकी चाबी दुश्मन के हाथ में थी। पहला धमाका बाग के पीछे हुआ और उसके साथ ही रिज पर खड़े सैकड़ों हमलावरों ने एक साथ
आग बरसा दी। गोलियां हवा चीरती हुई 4 कुमाऊं की पोजीशंस पर बरस पड़ी। जवाब बिजली की तरह गया। एलएमजी गरजी और रिज रोशनी से भर गई। दूरी मुश्किल से 50 से 60 गज, इतनी कि दुश्मन के चेहरे तक स्पष्ट दिख रहे थे। सोमनाथ ने चिल्लाया, फायर स्टडी, कोई अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। हमला लहर दर लहर, दाएं से बाएं से सामने से, जैसे पूरा बादगम इंडियन लाइंस पर टूट पड़ा हो। सिडनी एलएमजी गरजता रहा। ग्रेनेड्स ऑर्चर्ड में फटे। राइफल्स इतने गर्म हो गए कि हथेलियों में जलन होने लगी। 4 कुमाऊं सिर्फ 100 थे, पर गोलियों की गूंज में उनकी संख्या हजारों जैसी सुनाई दे रही थी। एक एनसीओ चिल्लाया, सर दे आर कमिंग टू क्लोज। सोमनाथ ने बिना आवाज बदले कहा, तो और पास आने दो। दुश्मन अब 30 से 40 गज पर था, लहरों की तरह टूटता हुआ बिल्कुल सामने। और फिर दुश्मन ने अंतिम धक्का मारा, इतना बड़ा कि जमीन तक कांप उठी। मोर्टर का एक भारी गोला पास में फटा, मिट्टी उड़ी, टुकड़े उड़कर सोमनाथ को लगे। वो गिर पड़े। एक हाथ प्लास्टर में था, दूसरे हाथ से वो एलएमजी फीड कर रहे थे। रेडियो ऑपरेटर भागा, सर मैसेज। सोमनाथ ने आखिरी बार रिज की ओर देखा, जहां से 500 प्लस हमलावर सिर्फ 50 गज दूर रह गए थे। उन्होंने इतिहास में दर्ज होने वाली लाइन बोली, The enemy is only 50 yards from us. We are heavily outnumbered. We shall fight to the last man and the last round. आखिरी गोली चली, आखिरी आदमी लड़ा, और फिर एक बड़ा धमाका, धुआं, सन्नाटा। जब रीइंफोर्समेंट्स पहुंची, बदगम एक खुली हुई दास्तान था वीरता की और त्याग की। 4 कुमाऊं की पोजीशंस टूटी नहीं थी, वे खत्म हो चुकी थी, पर टूटी नहीं। और सोमनाथ शर्मा युद्ध भूमि पर ही अमर हो चुके थे। उनके खड़े रहने से दुश्मन कई घंटों तक रोका गया, उतना समय कि इंडियन रीइंफोर्समेंट्स श्रीनगर पहुंच जाए और राजधानी बच जाए। उस दिन एक कंपनी ने नहीं, एक कंपनी के कमांडर ने पूरा कश्मीर बचा लिया, और इसके लिए उन्हें मिला भारत का पहला परमवीर चक्र। सोमनाथ शर्मा, द मैन हु हेल्ड बदगम, द मैन हु हेल्ड इंडिया।